हाँ, तो इस प्रकार से जो है हम अगले कड़ी के बारे में बात करेंगे। जैसे अभी 1948-1949 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात किया गया, वैसे तीसरा स्तर जो हमारा है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। तीसरा था हमारा क्या, माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में बात करेंगे। ये 1952 से 1953 ईस्वी तक चला। 1952 से 1953 ईस्वी। इसके बारे में बात करेंगे कि अब 1952 और 1953 में शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया, इनमें क्या क्या बदलाव किया गया या किसको महत्व दिया गया, इसके बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे। तो देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने और शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए इसमें जो है देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने, देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने और शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए स्थापना के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को एक नवीन दिशा देना आवश्यक एवं अनिवार्य समझा गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग को एक नवीन दिशा देना आवश्यक एवं अनिवार्य समझा गया। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-1953 में जो कमेटी बनाई गई थी, गठित किया गया था, उसमें क्या किया गया कि देश के लोकतंत्र की बात कही गई, मतलब जनसाधारण की बात कही गई। उन्हें मजबूत बनाना, जो शोषण विहीन समाज था, मतलब समाज में रहने वाले व्यक्तियों का जो है शोषण किया जाता था, सरकार अपने अनुसार उन्हें चलाता था, जो सरकार का जो है विचार होता था उसी पर जो है समाज चलता था। लेकिन जो गठित किया गया तो इस माध्यमिक शिक्षा आयोग में ये कहा गया कि एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए हमें माध्यमिक शिक्षा आयोग को एक नवीन दिशा देना आवश्यक एवं अनिवार्य समझा गया इस गठन में, कि हमको शोषण विहीन समाज नहीं रखना है, समाज को भी मुक्त करना है, उन्हें अपने अधिकार के बारे में जानना है, शिक्षा के बारे में जानना है, उनका क्या कर्तव्य है देश के लिए या समाज के लिए, परिवार के लिए, उसके बारे में हमें उन्हें शिक्षा देना है। इस प्रकार से ये जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसको जो है आवश्यक और जो है अनिवार्य समझा गया। इसको जो है लागू करने के लिए आगे उन्होंने कई विचार जो है दिए।
तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 23 सितंबर, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तेईस सितंबर 1952 ईस्वी को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। 1952 ईस्वी को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। तो देश में लोकतंत्र के मजबूत बनाने और शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को एक नवीन दिशा देना आवश्यक एवं अनिवार्य समझा गया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 23 सितंबर 1952 ईस्वी को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इस शिक्षा आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मण मुदालियर ने डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने इस आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर रखा गया। मतलब इस आयोग की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहा था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कर रहे थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किए। तो इसको जो है इस माध्यमिक शिक्षा आयोग को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर भी कहा जाता है। 1952 से 1953 की अध्यक्षता जो किया था वो हमारे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी थे। इस आयोग का नाम इनके नाम से भी जाना जाता है। 1952 1953 कभी कभी पूछ लेता है इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने किया था। उन्होंने जो है इसको डॉक्टर मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। तो इसके बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने शिक्षा को लेकर शिक्षा के विकास को लेकर किस प्रकार से अपना सुझाव दिए थे और उस स्तर पर उन्होंने काम किया था, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। वर्तमान में देखा जाए तो कितने सारे दोष पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं शिक्षा को लेकर। इसके बारे में जो है हम आपको जो है बताएंगे कि इन्होंने शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या जो है प्रयास किए थे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वर्तमान समय में जो है इस आयोग ने वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के दोषों पर दृष्टिपात करते हुए इस आयोग ने वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के दोषों पर दृष्टिपात करते हुए
करते हुए अपने अनेक सुझाव दृष्टिपात करते हुए भाषाओं की शिक्षा का मादे देकर भाषाओं की शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा प्राच्य भाषा भाषाओं की शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा प्राच्य भाषा प्राच्य भाषाओं का स्थान पाठ्यक्रम के निर्धारण के सिद्धांत पाठ्यक्रम के निर्धारण सिद्धांत धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा चरित्र निर्माण और अनुशासन चरित्र निर्माण और अनुशासन चरित्र निर्माण और अनुशासन शारीरिक शिक्षा परीक्षा एवं मूल्यांकन अध्यापकों की प्रगति एवं प्रशिक्षण अध्यापकों की प्रगति एवं प्रशिक्षण आदि विषयों पर व्यापक रूप से विचार करके आदि विषयों पर व्यापक रूप से विचार करके अपना सुझाव दिए तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो स्थापना किया गया 1952 से लेकर 1953 में, उनमें
इस आयोग ने क्या किया? वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के दोषों पर दृष्टिपात करते हुए क्या किया? भाषाओं की शिक्षा में या अंग्रेजी शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा का स्थान, प्राच्य भाषाओं का स्थान, पाठ्यक्रम के निर्धारण का सिद्धांत क्या था, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा क्या थी, चरित्र निर्माण और अनुशासन, शारीरिक शिक्षा, परीक्षा एवं मूल्यांकन, अध्यापकों की प्रगति एवं प्रशिक्षण आदि विषयों पर व्यापक रूप से क्या किया? विचार करके अपना जो है सुझाव दिया। इन सब पर उन्होंने गहन अध्ययन किया। पिछला जो बनाया गया था जो अंग्रेज़ों काल से चली आ रही नियमों का जो चल रहा था उस पर उन्होंने व्यापक रूप से जो है गहन अध्ययन किया और उनमें जो भी दोष पाया वर्तमान समय में उसका जो है पूरा गहन अध्ययन किया, एनालिसिस किया, विश्लेषण किया उसके बारे में। उसके बाद अपना सुझाव जो है दिया कि चारित्रिक निर्माण एवं जो है अनुशासन क्या होना चाहिए, विद्यालय में शारीरिक शिक्षा होना चाहिए, परीक्षा मूल्यांकन के विषय में उन्होंने अपना सुझाव दिया, पाठ्यक्रम में निर्धारण के सिद्धांत का सुझाव दिया। मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग के माध्यम से जो अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने, उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से जो है जो गहन अध्ययन किया था उस पर अपना विचार प्रस्तुत किया कि इस प्रकार से शिक्षा होना चाहिए जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चा अपने भविष्य को सुधार सके और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उनको उनके योग्य हो और उस शिक्षा से कुछ वह लाभ उठा सके। इस प्रकार से शिक्षा हमें जो है शिक्षा की व्यवस्था अपने माध्यमिक शिक्षा आयोग के विचारों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये हमारा जो था माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 था। अब मैं बात करूँगी भारतीय शिक्षा आयोग। फिर आया अभी माध्यमिक शिक्षा आयोग के बाद क्या आया? भारतीय शिक्षा आयोग। अब मैं भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में बात करूँगी। तो इस प्रकार से जो है भारतीय शिक्षा आयोग ने भी शिक्षा के बारे में अपना जो है सुझाव दिया था, तो मैं उसके बारे में जो है आपको बताऊंगी। तो इस प्रकार से जो है हम भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में बात करेंगे। चौथा हमारा है भारतीय शिक्षा आयोग। आयोग 1964 से 1966। इसकी अध्यक्षता कौन किया था या इन्होंने अपना विचार क्या दिया था, इसके बारे में हम आपसे जो है बात करेंगे, आपको बताएंगे। भारत में शिक्षा की स्थिति का पूर्ण सर्वेक्षण करने और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उसकी रूपरेखा बनाने के संबंध में सिफारिशें देने के लिए 1964 भारत में शिक्षा की स्थिति का पूर्ण सर्वेक्षण करने भारत में शिक्षा की स्थिति का पूर्ण सर्वेक्षण और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उसकी रूपरेखा बनाने, वर्तमान में परिस्थितियों का रूपरेखा तैयार
करने, वर्तमान में परिस्थितियों का रूपरेखा तैयार करने, के संबंध में सिफारिशें देने के लिए 1964 ईस्वी में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। एक आयोग की नियुक्ति की गई। तो कहने का मतलब है कि पूरी तरह से भारत में शिक्षा की स्थिति का पूर्ण सर्वेक्षण करने और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार रूपरेखा तैयार करने में के संबंध में सिफारिशें देने के लिए 1964 ईस्वी में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। ये आयोग की नियुक्ति में कमेटी एक गठित किया गया। उसमें जो है इस आयोग को कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग को कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन किस सन में लागू हुआ था। तो इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहते हैं, कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनकी अध्यक्षता में ये देखा जाएगा, नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने भारतीय शिक्षा के हर पहलू का विस्तृत अध्ययन कर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार किया। कहने का मतलब है कि इन्होंने भी, जब इनकी अध्यक्षता की गई, इनका भी गठन किया गया 1964 ईस्वी में, तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने संपूर्ण गहन अध्ययन किया इसके बारे में और एक संपूर्ण रूपरेखा तैयार किया, विस्तृत रूप से तैयार किया। शिक्षा को लेकर अपना सुझाव दिया, किस प्रकार से शिक्षा का विकास होना चाहिए, शिक्षा में बालकों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा कैसा होना चाहिए, शिक्षा प्रभावी होना चाहिए, बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उन्हें किस प्रकार से जो है शिक्षा से जोड़ना चाहिए या शिक्षक और बालक के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा का पिछले सर्वेक्षण किया और परिस्थितियों के अनुसार रूपरेखा तैयार करके उनमें विस्तृत सुझाव जो है हमारे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने दिया। और इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है और कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने अपने क्या सुझाव दिए थे, इसके बारे में हम जो है आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से इनके जो है
विकास के बारे में बात करेंगे तो इस आयोग ने शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य तैयार किया। विश्वविद्यालय की संरचना क्या क्या तैयार किया है इसके बारे में हम जो है आपको बताएंगे। आयोग किस प्रकार से रूपरेखा तैयार किया था, तो पहले रूपरेखा के बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने पहला रूपरेखा क्या तैयार किया था, तो शिक्षा और इस आयोग ने शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य, विश्वविद्यालय की संरचना, इस आयोग ने राष्ट्रीय लक्ष्य, विद्यालय की संरचना, प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। देखिए प्राथमिक शिक्षा जो होता है 1 से 5 तक, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करी जाए 6 से 8 तक। ये दौलत सिंह कोठारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो उन्होंने अपना जो विस्तृत शिक्षा के बारे में रूपरेखा तैयार किया था, तो उसमें जो है शिक्षा का जो रूपरेखा तैयार किया था, तो उसमें पहला क्या था, राष्ट्रीय लक्ष्य था। विद्यालय की संरचना कैसे की जाएगी, या प्राथमिक स्तर और पूर्व प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के बालकों के लिए। फिर माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तथा कृषि शिक्षा, मतलब साथ साथ कृषि शिक्षा के भी बारे में उन्होंने बतलाया के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कौन? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में सुझाव दिया, विश्वविद्यालय की संरचना के बारे में, प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा कृषि शिक्षा के संबंध में अपना जो है महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। तो इस प्रकार से आयोग ने शिक्षक की स्थिति, अध्यापक शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता, विद्यालय की प्रशासन और निरीक्षण, शिक्षण विधियाँ, मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन, त्रिभाषा फार्मूला, हिंदी का स्थान, विभिन्न भारतीय भाषाओं का स्थान, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, अंग्रेजी का स्थान आदि विषयों पर विचार करके अनेक सिफारिशें दी। इस आयोग की बहुत सी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार करने या कार्यान्वित भी कर दिया। मतलब कि जितने भी उन्होंने सुझाव दिए थे वो सारे सुझाव पे जो है सरकार ने अपना कार्य जो है शुरू किया, कर भी रहा है आज तक। मतलब जो भी सुझाव उन्होंने दिया, त्रिभाषा का जो है सुझाव दिया था, शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, अध्यापक की जो शिक्षण व्यवस्था है उसके बारे में अपना सुझाव दिए थे। अध्यापक शिक्षा या शिक्षा की स्थिति जो हो रही थी, जो स्थिति थी उसके बारे में उन्होंने
अपना जो है 1964 से 1966 तक का यह व्यवस्था चला और इन्होंने अपना जो है संपूर्ण गहन अध्ययन करके इसका जो है सुझाव एनालिसिस करके विश्लेषण करके उसका सुझाव दिया, जिस पर सरकार उसे मंजूरी भी दी, उस पर कार्यान्वित भी हुई, कार्य करने लगी विद्यालय के संरचना को सुधारने के लिए और शिक्षा के विकास के स्तरों को बढ़ाने के लिए इस आयोग का जो है गठन किया गया। और गठन के बाद पूर्ण रूप से जो है शिक्षा को महत्व दिया गया और जन जन तक इसको जो है पहुंचाया गया। और इस प्रकार से जो है शिक्षा के बारे में विशेष रूप से जो है लोगों ने अपना जो है योगदान दिया और शिक्षा का विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद की विकास चल रही है। इसी में एक आता है पंचवर्षीय योजना शिक्षा, पंचवर्षीय योजनाएं और शिक्षा, इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के बारे में पंचवर्षीय योजना क्या थी। तो पंचवर्षीय योजनाएं हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे कि पंचवर्षीय योजना में 5 वर्षों में शिक्षा के विकास को निरंतर प्रगति ले आने में सरकार की क्या सहयोग था। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने 10 पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देकर इसकी प्रगति को आगे बढ़ाया और नियोजित एवं क्रमबद्ध रूप से विकास होने के कारण देश में शिक्षा का प्रसार निरंतर प्रगति पर है। 1986 की शिक्षण नीति और 1992 की संशोधित शिक्षा नीति अंतर्गत देश में प्रचलित शिक्षा में गुणवत्तात्मक सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है। नवोदय विद्यालय, खुले विश्वविद्यालय आदि की स्थापना नई शिक्षा नीति के प्रतीक हैं। वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन किया जा रहा है। पाठ्यक्रमों को वैज्ञानिक स्वरूप दिया जा रहा है। परीक्षाओं में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। शोध और अनुसंधान को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में न्यूनतम प्रयोग किए जा रहे हैं। शैक्षिक प्रशासन को भी पुनर्गठित और गतिशील किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अभी देखेंगे वर्तमान समय में जो है 1986 की नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाया गया, उसके बाद 1992 में जो संशोधन किया गया, उसके माध्यम से देखा जाए तो हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था। शिक्षा के हर क्षेत्र पर, हर पहलुओं पर विशेष ध्यान सरकार ने दिया, चाहे वह कृषि शिक्षा हो, चाहे स्त्री शिक्षा हो या वैज्ञानिक शिक्षा हो या शिक्षण अध्यापक शिक्षा हो या अध्यापकों का प्रशिक्षण हो। इन पर जो है विशेष रूप से सरकार ध्यान दे रही है और शिक्षा के प्रगति को या विकास के लिए निरंतर प्रयास में सरकार जुटी हुई है। और उसमें जो है अब जिस प्रकार से उसका योगदान हो रहा है, सहयोग किया जा रहा है शिक्षा को लेकर, लोग जो है विशेष रूप से अपना योगदान उसमें दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम स्वतंत्रता के बाद का जो है विकास है, स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा का विकास हुआ है, इन्हीं कड़ियों पर हुआ है। बेसिक शिक्षा हो गया, विश्वविद्यालय आयोग हो गया, माध्यमिक शिक्षा हो गया, भारतीय शिक्षा हो गया और उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं शिक्षा, इन पर जो है विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न सरकार थी और सरकार आज भी शिक्षा को लेकर प्रयत्न है। तो इस प्रकार से जो है इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है भारत शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में शिक्षा का जो नवीन प्रवृत्तियाँ आई उसके बारे में जो हम आपको बताएंगे। इसी के साथ वीडियो आज का यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।